तो बच्चों कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन को, आज हम लोग पढ़ेंगे रेट लॉ को। ओके, तो शुरू करते हैं बच्चों आज रेट लॉ। सो व्हाट इज रेट लॉ? एक्चुअल में ये रेट लॉ है ना, ये लॉ ऑफ मास एक्शन से बनाया गया है। जब हम लोगों ने इक्विलिब्रियम पढ़ा था क्लास 11th में, तो वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था किसको, एक कंटेंट को जिसका नाम था लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके, तो क्या है रेट लॉ? रेट लॉ है बेटा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to the product of molar concentration of reactants and stoichiometric coefficient raised as power in elementary reaction। क्या होती है एलिमेंट्री रिएक्शन? ये वो रिएक्शन होती है जो वन स्टेप में कंप्लीट होती है। इन एलिमेंट्री रिएक्शन कंप्लीट इन वन स्टेप, but powers for complex reaction depend on स्लो स्टेप, जिसको हम लोग बच्चे कहते हैं RDT, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये है हमारा क्या, रेट लॉ। दिस इज अवर रेट लॉ। अब बच्चों एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेता हूं मैं। रिएक्शन है AA प्लस BB गिव्स आउट प्रोडक्ट। ओके, AA प्लस BB गिव्स आउट प्रोडक्ट। अब बच्चों इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको रेट लिखना है। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A टू दी पावर A एंड B टू दी पावर B। कब? जब रिएक्शन कैसी है, एलिमेंट्री रिएक्शन। क्लियर? लेकिन अगर क्या हो जाए, अगर मैं कह दूं कि रेट is directly proportional to A to the power X and B to the power Y। अब यहां पर A is equal to X हो भी सकता है, A is not equal to X, B is equal to Y, B is not equal to Y। ये दोनों ही केस हो सकते हैं। यहां पर A X के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, B Y के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दीज आर दी थिंग्स दैट इन्वॉल्व इन दी रेट लॉ। तो इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं रेट लॉ। अब अगर इसको हम थोड़ा सिंपलीफाई करें, इस रिएक्शन का प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं, तो हम लोग को बेटा क्या मिल जाता है, हम लोग को मिल जाता है इसके बाद R इज इक्वल टू K A टू दी पावर A प्लस B टू दी पावर B। अब बच्चों यहां पर ये K क्या है, K जो है वो रेट कांस्टेंट है। क्या है बोलो, K जो है वो रेट कांस्टेंट है।
कैसा है बोलो, रेट कांस्टेंट। तो अगर हमारे पास कोई भी ऐसी रिएक्शन है जो कैसी है, एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब वन स्टेप में कंप्लीट होती है, तब फिर तो हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं रेट लॉ। जैसे मैं लिख देता हूं H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स आउट 2HI गैस। तो मैंने लिख दिया ये कैसी रिएक्शन है, इट इज अ एलिमेंट्री रिएक्शन। तब तो आपको कुछ करना ही नहीं है बच्चों, आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली इसको लिख लेंगे फटाफट। रेट इज इक्वल टू के H2 दी पावर 1 बिकॉज यहां पर 1 है, और I2 पावर 1 बिकॉज यहां पर भी 1 है। क्लियर। अब मैं एक और रिएक्शन लिख रहा हूं, जैसे मैं लिख दिया H2O2 गिव्स आउट H2O 2H2O2 गिव्स आउट H2O प्लस 2H2O प्लस O2। अब मैंने बोला ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप भाई इसका रेट लॉ लिख दीजिए। आप कहोगे सर आई एम अनेबल टू राइट द रेट लॉ, सर मेरे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो मैं इसका क्या लिख पाऊं, रेट लॉ लिख पाऊं। मैं कहूंगा भैया ऐसा क्यों, आप कहोगे इसलिए कि सर मुझे इसकी मैकेनिज्म नहीं पता है। अगर आप किसी माध्यम से इसकी किसी तरीके से इसकी मैकेनिज्म बताएं तो हम सोच सकते हैं, और उसमें भी क्या, दोनों के इंटरमीडिएट अलग अलग होने चाहिए, है ना, वो थोड़ी लेवल की बात हो जाएगी, सीबीएसई की बात पे आते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं H2O2 गिव्स आउट H2O प्लस O, ओके, और यहां लिख देता हूं मैं O प्लस O गिव्स आउट O2। क्लियर। मैंने बताया कि इसमें ये जो है ये स्लो स्टेप है, और ये जो है वो फास्ट स्टेप है। हाँ सर अब कुछ हो सकता है, अब कुछ हो सकता है। अब सर मैं इसके लिए लिख सकता हूं, कैसे लिखूंगा, रेट इज इक्वल टू के H2O2 टू पावर 1 और यहां पर ऑक्सीजन टू पावर 1। इज इट क्लियर। तो इस तरह से बेटा हम लोग समझ सकते हैं किसको, रेट लॉ को। क्लियर। अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे किसके बारे में, बात करेंगे रेट कांस्टेंट के बारे में। ओके चलो तो पढ़ लेते हैं हम लोग रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट जिसको बेटा हम लोग के से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय के, इसे के से डिनोट करते हैं, रेट कांस्टेंट। ओके तो क्या कहता है हमारा रेट कांस्टेंट, हमारा रेट कांस्टेंट बेटा हमसे कहता है कि कैसे डिफाइन करेंगे इसको, व्हेन मोलर कंसंट्रेशन of reactants is equal to 1, is equal to 1 यूनिट हो जाएंगे, है ना, then rate of reaction is equal to rate constant। तो बेटा जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट कांस्टेंट के कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर। मतलब अगर मैं लिखूं R इज इक्वल टू के ए टू दी पावर 1 बी टू दी पावर 1, अब मैं यहां पर A बराबर भी 1 कर दूं और B बराबर भी 1 कर दूं, बताओ बेटा R बराबर क्या आ जाएगा, R बराबर के आ जाएगा। क्लियर है ना, R बराबर क्या आ जाएगा, के। आपको एक बात बिल्कुल अपने ध्यान में रखनी है, बिल्कुल अच्छे से इसको लर्न करना है। वैल्यू ऑफ के जो होती है, वैल्यू ऑफ के इज ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इज ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, किसी और फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब बेटा मैं इसकी यूनिट डेराइव कर लेता हूं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया, पेपर में बहुत आती है ये।
है ना। यहां से सवाल जरूर बनता है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट से। तो कैसे लिखेंगे यूनिट रेट कांस्टेंट की? बड़ा सिंपल सा तरीका है भाई। क्या करेंगे सर? करना कुछ नहीं है, आर की बराबर के और यहां पे लिख लेंगे ए। बताओ आर की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू के अपॉन मोल पर लीटर। अब मैं मान लेता हूं कि ए की पावर एन है, ये तो वेरिएबल है ना, ए की पावर चेंज हो सकती है ना। जो उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट रहा होगा स्लो स्टेप में उसको डिफाइन करेंगे। तो इसकी पावर मैं एन मान लेता हूं। तो बताओ इसकी पावर 1 होगी, दोनों के बेस सेम है तो ये ऊपर जाएगा, कैसा हो जाएगा? 1 माइनस एन हो जाएगा। तो इसको क्या लिख लेंगे? के इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन। इज इट क्लियर? और सेकेंड इनवर्स। तो ये आपकी बातें हुई किसके लिए? के के लिए। किसी भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए दिए गए टेम्परेचर पर जो के की वैल्यू होती है वो हमेशा कांस्टेंट। इज इट क्लियर? चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले कंटेंट पर, और जिसका नाम है बच्चे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब मेरे बच्चों है कि जो हमारे पास रेट लॉ गिवन है उनके ऊपर जो हमने पावर्स लगा रखी है ना, उन पावर्स का सम कर दो, उन पावर्स को ऐड कर दो। तो जैसे ही आप उन पावर्स को ऐड करेंगे ना, तो ऐड करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वही आपकी क्या कहलाएगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू द sum of powers raised over the molar concentration in given rate law, in given रेट लॉ। दिए गए रेट लॉ में जो बेटा आपकी पावर्स का सम है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलो हम ऐसा मान लेते हैं कि सर हमको एक ऑर्डर दिया गया है, R इज इक्वल टू के और A की पावर 1 और B की पावर 1। इसका मतलब सर क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो हमारी रिएक्शन है ना, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर ना, ये फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए। अगर ए के एस रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये कैसी हो जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी। और रिएक्शन इज अगेन फर्स्ट ऑर्डर। बताओ किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू बी, बी के रेस्पेक्ट में ही फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी। तो फिर ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा? तो बच्चों ओवरऑल ऑर्डर जो रिएक्शन का होगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो बेटा देखो ये 1 और ये 1, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। क्लियर? अच्छा मैं एक एग्जांपल और लिख देता हूं, एक एग्जांपल लिख लेता हूं मैं। R इज इक्वल टू के NH3 की पावर 0। लिख लिया? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो रिएक्शन है ना, इसका जो रेट है, रिएक्शन इज 0 ऑर्डर। कैसी है बोलो? 0 ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू अमोनिया। अमोनिया के रेस्पेक्ट में ये कैसी है? 0 ऑर्डर है। क्लियर है ना? अच्छा मैं एक और एग्जांपल लिख लेता हूं। R इज इक्वल टू के O3 टू पावर -1 एंड O टू पावर 0। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब अब इसका जो ऑर्डर है O3 का, वो कैसा है? निगेटिव ऑर्डर है। कैसा है बोलो? निगेटिव ऑर्डर है। और लिख लेता हूं R इज इक्वल टू के CH3CHO, जानते हैं ना, पेल्डिहाइड 3/2
तो बताओ इसका ऑर्डर कैसा है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका हो जाएगा, बताओ क्या, 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/2। तो अगर सर हमको कोई रेट लॉ दे देगा तो हम क्या करेंगे, उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करके पकड़ा देंगे। बताओ ये बात मेरे बच्चों को समझ में आई या नहीं आई? क्लियर? तो हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर निकाल सकते हैं, है ना। मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं, जरा आप बताइए मुझे इसका ऑर्डर क्या होगा। R इज इक्वल टू के H2 की पावर 1 I2 की पावर 1। बताओ कैसा ऑर्डर होगा। अरे सर इसमें क्या है, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो बेटे इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बोलो, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 2। क्लियर? तो ये देखा हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। लेकिन सर यार एक बात है, अगर कोई रिएक्शन दी जाए ना तो फिर हम उसमें फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। इट इज वेरी टिपिकल टू फाइंड आउट order of reaction when a chemical reaction is given, because that time we don't have the rate law, so it is required, it is necessary to write the rate law before finding the order of reaction। अगर order of reaction को find out करना है तो हमको क्या आना चाहिए, हमको बच्चे रेट लॉ लिखना आना चाहिए, या फिर हमको रेट लॉ गिवन होना चाहिए। आपकी एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्लियर? चलो अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की फटाफट। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, properties of order of reaction। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब बच्चों इसमें क्या करना है प्रॉपर्टीज में। अब बच्चों देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कहता है, ये हमसे कहता है सबसे पहले इट इज अ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। क्यों एक्सपेरिमेंटल, क्यों भैया, ये ऑब्जर्वेबल क्यों नहीं है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, क्योंकि जब तक रेट लॉ नहीं पता है तब तक सर हम इसको लिख नहीं सकते हैं। क्लियर? सेकंड, इट मे बी जीरो नेगेटिव फ्रैक्शनल, ये जीरो नेगेटिव फ्रैक्शनल भी हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट, it could not be more than 4। ये कभी 4 से ज्यादा नहीं हो सकता आउट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट, it is applicable for both elementary reaction as well as complex reaction। ये बेटा दोनों के लिए वैलिड है। किसके लिए? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए वैलिड है और बेटा आपका एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए वैलिड है। ओके